हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है। यहाँ से आज हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ए इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर। ये जो लिमिट्स है ना, इसकी वैल्यू एक नॉन जीरो रियल नंबर है, तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है ये जैसा तुम लोग कर चुके होगे, बहुत पहले से किताबों में दिया हुआ है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया होगा, बस उसी का कॉपी है। यहाँ पे माइनस कर दिया गया और ई टू द पावर माइनस 1 कर दिया गया और एक ही वैल्यू पूछ ली गई कि आखिर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए, नॉन जीरो रियल नंबर हो जाए, नॉन जीरो रियल नंबर हो जाए तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका लगाएंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर तुम यहाँ पर लिमिट लगा दोगे तो ये 1 बाई ई हो जाएगा, मतलब ई टू द पावर माइनस 1, और ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 तो भाई 0 हो जाएगा। तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर यहाँ पर तुम डायरेक्टली लिमिट लगा दोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फिर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो देखो इसको डील करना है सही से, ठीक है? इसको लिखेंगे ई टू द पावर एल एन 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन ई और नीचे एक्स टू द पावर ए। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ई टू द पावर एल एन वाले फॉर्म में हमने लिख दिया। भाई कोई भी नंबर के है, कोई भी पॉजिटिव नंबर के है तो उसको ई टू द पावर एल एन के लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बस हमने इसको ई टू द पावर एल एन के फॉर्म में लिखा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और ई टू द पावर यहाँ पर ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स और माइनस 1 अपॉन ई अपॉन एक्स टू द पावर ए कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम लोग एक काम और कर सकते हैं। राइट में जो 1 बाई ई दिख रहा है ना, ये अगर यहाँ माइनस 1 होता तो कितना अच्छा होता है ना। वो फार्मूला लगने की तरफ हम चले जाते। याद करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बराबर ये क्या होता है? 1 होता है ना। तो बस इसी फार्मूले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ पर ई दिख रहा है साफ साफ, तो जाहिर से बात है उधर हम लोग जा सकते हैं, जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? इसका जो सोल्यूशन है वो उधर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स और प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई डिवाइड बाई एक्स की पावर ए। यहाँ तक समझ में आ गया है ना? ऐसा हम लिखेंगे पहले, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद देखो, और ये प्लस 1 क्यों किया ना, समझ में आ रहा है ना? प्लस 1 किया तभी तो ये डिवाइड किया ना। ऐसा इसलिए किया ताकि 1 बाई ई कॉमन हो जाए ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन ई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन ई और इधर क्या आ जा रहा है? ई टू द पावर ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स और प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए, ठीक है? इसका कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसको समझना है। अच्छा, ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जानते हो आप लोग? बोलो, चलो बोलो बोलो भाई, क्या होगा ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन? इसका एक्सपेंशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे x लिखा हुआ है और x की पावर 2 तक पहुंच जा रहा है, ठीक है? चलो इसके आगे क्या करेंगे लिख करके, है ना? क्योंकि x जब डिवाइड करोगे, अब इसके आगे जो x क्यूब आएगा, x पावर 4 आएगा, जितनी हायर पावर आएगी और x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है तो उसे इग्नोर कर सकते हो। तो ठीक है, 2 टर्म लिख के हम आगे बस इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? और ये जो लिखा हुआ है ई टू द पावर करके लिखा हुआ है ना, इसको हम एक्सपांड कर रहे थे, ठीक है? और ऐसे जाएंगे, ठीक है? और इसके आगे 1 बाई एक्स और प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइड बाई एक्स टू पावर ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो था ना, इसको एक्सपैंड कर रहे थे, ln 1 माइनस एक्स, इसको एक्सपैंड किया, ये आ गया, और ये जो 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स लिख दिया, ठीक है? प्लस 1 लिखा है बाहर, चलो वो भी ठीक है। अब देखो ये कट कुट के क्या आ रहा है? ये आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, हाँ, और 1 अपॉन ई, और इसकी वैल्यू देखो x काट दो तो ये आ जा रहा है ई टू द पावर माइनस 1 और माइनस एक्स बाई 2। देखो ध्यान से, है ना? ई टू द पावर
-1 -x/2 और इसके आगे जाना ही नहीं है, और इसके आगे +1 दिखाई दे रहा है, -1 डिवाइड बाई x⁴ यहां तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ना यार, है ना? समझ में आ गया? अच्छा चलो ठीक है, ये -1 +1 कट गया और ये क्या बन रहा है? अब तो तुम गेस कर सकते हो यहाँ पे आसानी से कि आखिर a की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें। देखो ये बन रहा है e⁻ x/2 और उसके आगे जो भी है कुछ, है ना, हायर टर्म्स है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, -1 डिवाइड बाई x⁴a। सही है? बस इसकी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, नॉन जीरो रियल नंबर आने के लिए भाई हम यहाँ पर जो है a को हमें 1 लेना पड़ेगा। वैसे देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एक माइनस बाहर लगा दिया, चलो यहाँ लगा देते हैं, वैसे -2 यहाँ पे भी लगा सकते थे, चलो वही लगा देते हैं। ये तुम लोग कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लगाया, ठीक है, माइनस यहाँ वहाँ, मतलब एक ही। देखो इसको सॉल्व करने के प्रोसेस जब तुम ये काम करोगे तो इसकी जो लिमिट होगी वो 1 आएगी ना, वही आने का चांस ही है। तो देखो ये जो a की वैल्यू है ना, ये 1 होनी चाहिए ताकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, है ना, इसकी लिमिट आ जाए, है ना। वैसे इसकी लिमिट 1 ही आने वाली है, तो इसकी लिमिट नॉन जीरो रियल नंबर आ जाए, a की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तव में ये फार्मूला लगने की तरफ ये जा रहा है, देखो ध्यान से, -x/2 और लिमिट x → 0 पॉजिटिव। अभी चूंकि 0 पॉजिटिव लिखा तो इसको हम ऐसे ही लिख देना, इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। तो ऐसा करने के लिए a की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें जो a की वैल्यू पूछी गई थी, तो a का आंसर क्या होगा, a का आंसर होगा a बराबर 1। समझ में आ रहा है a बराबर 1 कैसे हुआ? बस आपने इसको e⁻ln करके इसको एक्सपैंड किया और इसकी एग्जैक्ट एनालिसिस कर ली कि आखिर a की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें, ठीक है। तो चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n let yn बराबर दिस मच, for x belong to real number, और let bracket x be the greatest integer less than or equal to x, और इसका आगे क्या दिया हुआ है, if limit n tending to infinite yn बराबर l। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट के पास जा रही है तो इसकी वैल्यू l के बराबर है, मतलब इस पूरे की लिमिट्स अगर n इनफाइनाइट की तरफ जाए तो इसकी लिमिट कैपिटल L के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट L की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो L की वैल्यू आ जाएगी तो ब्रैकेट L की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर ब्रैकेट से कोई मेन क्वेश्चन नहीं बना है, इससे बना हुआ है। आपको इनफैक्ट ये सॉल्व करना है कि जो है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है इस पर क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इसको मैं कॉपी करके नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इस पूरे की जो वैल्यू है वो L के बराबर है, ठीक है। तो कैपिटल L बराबर ये भाई, यही तो दिया हुआ है, इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट yn की जगह हमने इसको लिख दिया, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट y की जगह इसको लिख, इसकी वैल्यू L के बराबर है, मैंने L को इधर लिख दिया। तो ये L के बराबर है और ब्रैकेट L की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करोगे आप लोग, इंतजार करोगे कि सर सॉल्व करें, तब हम समझ लेंगे। खुद से सोचो क्या करें। देखो 1 + n 2 + n 3 + n ऐसे करते करते n + n लिखा हुआ है, तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, जितना क्वेश्चन तुमने लगा रखा है पहले, वो ये कहता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज का सम करते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। मगर यहाँ पे तो प्लस प्लस कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो प्लस प्लस नहीं लिखा हुआ है तो लॉग ले लोगे सब प्लस प्लस हो जाएगा। फिलहाल इसको L बराबर लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + n 2 + n और ऐसे करके 3 + n, लास्ट में n + n और डिवाइड बाई n⁻n और पावर में 1/n, ठीक है। पहले हम सबको एक साथ ले लें, वही 1/n बाहर बेचारा दिख रहा है, इसको अंदर ले जाओ थोड़ा, है ना, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, ln L कर देना है, ठीक है, ln L और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, इस पर लॉग लगाओगे ln, ठीक है, वही नेचुरल लॉग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ln कितना जाएगा, ये आ जाएगा 1 + n और 2 + n 3 + n, ऐसे करते हुए n + n तक जाएंगे और सब में n से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि n⁻n लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको,
है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो अब इसके बाद जब दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो बच्चे थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर रखे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, ln 1 + 1/n प्लस, ऐसे कर देता हूँ, ln 1, अब इसमें n से डिवाइड करो तो 2 प्लस कितना, नहीं सॉरी, इसको लिख सकते हैं भाई, इसमें जब डिवाइड किया 1 + 1/n और इसको लिखोगे 1 + 2/n, ठीक है। अरे ये जो n/n है ना, 1 आ रहा है, 1 को मैंने आगे लिख दिया, या 1 को आगे लिखना अच्छा लग रहा है मुझे, आगे लिख दिया, ठीक है। और प्लस ln 1 + 3/n, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में जाएंगे ln कितना, 1 + n/n, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब इसे आगे कैसे बढ़ा, अब इसके बाद इसे सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे, समेसन के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/n समेसन ln 1 + r/n, और r की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। और जिस बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से अब आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। तो जिनको बेसिक्स में थोड़ा गड़बड़ी हो, जिनको बेसिक्स नहीं आते, थोड़ा सा कम आता है, तो वो प्लेलिस्ट में जा करके डेफिनेट इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स को देख लेंगे। ये सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कैसे r/n और ये सब कैसे क्या क्या होता है इसमें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन साइन लगाने वाले हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में ln 1 + x, r/n को हम x मान लेते हैं और 1/n को dx मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/n में चूंकि r बार तो है नहीं, तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये ln 1 + r/n 1/n, तो 1/n को हमने dx कह दिया, ठीक है। और इसमें n से डिवाइड कर दो 0 आ जाएगा, इसमें n से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें n से डिवाइड कर दो, जो आए भाई लिमिट n इनफाइनाइट n 1/∞ 0 और n/n 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, 1 + x को t मान लें, थोड़ा सा और आसान कर ले, 1 + x = t, तो dx = dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ln t और यहाँ पर dt, है ना। और जो है x की वैल्यू 0 तो t = 1 और x की वैल्यू 1 तो t = 2। बस इसको सॉल्व कर लो, आसान होगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी इसलिए ऐसा किया। तो बाई पार्ट से चलो कर देते हैं, ln t × t माइनस और ln t का 1/t, 1 को सेकंड फंक्शन मान के हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जानते हो ना लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये आ गया ln t × t और माइनस फिर t, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेट हो गया और 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक हमें वैल्यू रखनी है। चलो रख देते हैं, कितना आ रहा है, ln 2 मतलब 2 ln 2 आ रहा है, -2 और -1 रख दो, ये तो 0 जाएगा, तो 0 - 0 - 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ln 4, है ना, यहाँ पर ln 4 और ये -2 + 1 तो -1, ठीक है। और ये जा रहा है ln 4 - ln e और इसकी वैल्यू आ जा रही है ln 4/e। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें जो स्टार्टिंग में माना था हमने ln l की वैल्यू निकाली है, ठीक है, ln l, ठीक है। तो ln l बराबर दिस, ln l बराबर दिस मतलब l बराबर 4/e। तो l बराबर 4/e है तो मतलब 1 और 2 के बीच में है, तो ब्रैकेट l की वैल्यू कितनी होगी, ब्रैकेट l की वैल्यू कितनी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर l की वैल्यू 4/e आ रही, 4/e का मतलब कितना हुआ, ये भाई 2.7 के आसपास है। तो जब इसमें डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 और 2 के बीच में कुछ आएगा और ब्रैकेट कर दो तो उसके लिए 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर 1 के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड टाइप का कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में और जिसमें हमें लॉग लेकर के सॉल्व करना होता है, थोड़ा रिपीटेड है। और एक बार बताओ यार, अगर तुम ध्यान से देखो तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में थोड़ा घबराओ नहीं, और साल भर नए नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते रहो और किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन को याद करने की कोशिश मत करो, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जिस चीज़ को तुम याद करने की कोशिश नहीं करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है।
जिस चीज़ को तुम अपना बनाने के लिए दबाव बनाते हो वो तुम्हारा अपना कभी नहीं बनता है, पर तुम नॉर्मली उसको लेते हो तो ऑटोमेटिक वो तुम्हारा अपना बन जाता है। जैसे तुम कोई कॉमिक्स पढ़ते हो, कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ते हो, तो उसे याद करने के लिए नहीं पढ़ते हो, पर तुम्हें वो याद हो जाती है। और जब तुम रटने के लिए जब पढ़ते हो हाँ कोई चीज़, तो तुम्हें याद कम होती है, तुम्हारे दिमाग पे दबाव ज़्यादा बनता है। तो आप लोग प्यार मोहब्बत से जो काम ले सकते हो कर सकते हो, वो तुम उसे रट घुट कर के या झगड़ा करके तुम नहीं कर सकते। भाई रटना घुटना क्या, भाई रट घुट रहे हो तुम किसी कॉन्सेप्ट को, तो क्या हुआ, तुम झगड़ा कर रहे हो ना कि याद हो जाओ याद हो जाओ याद हो जाओ याद हो जाओ। वो याद थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। तुम खुश रहने के लिए कोई काम करोगे तो खुश नहीं रहोगे, तुम अच्छा काम करोगे खुश रहोगे। ठीक है, ये सब बहुत चीज़ें हैं, ध्यान रखा करो। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे पढ़ो। लेट f is such that r to r be a differentiable function with f0 बराबर 0 and y बराबर fx satisfy the differential equation this, then the value of limit x tend to minus infinite fx। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या बदला हुआ दिखाई दे रहा है, बस यही बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब तो सब कॉमन सी चीज है, इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्या चीज दिया हुआ है, मतलब आखिर fx की लिमिट कैसे निकाली जाएगी, x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट के पास जाए तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ना, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखिए होता क्या है, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस 5y और इधर 5y माइनस 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो dy अपॉन कितना जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25y स्क्वायर माइनस 4। अच्छी बात है, चलो यहाँ तक है ना। और बस अब यहाँ पे फार्मूला लगा के देखते हैं क्या होता है। और एक काम और करते हैं, 25 कॉमन लेकर के राइट में भेज देते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 4/25, अभी ऐसे ही लिख दे, ठीक है, बराबर 25 dx। ऐसा ही है। जब इंटीग्रेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो इसकी वैल्यू आएगी 1/2a, a की वैल्यू 2/5। अरे भाई 2/5 का होल स्क्वायर है ना। और इसके आगे क्या आएगा, log y माइनस 2/5 अपॉन y प्लस 2/5, ये फार्मूला लगा दिया, बराबर 25x प्लस c। अच्छी बात है ना। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, f0 बराबर 0 दिया हुआ है। देखो f0 बराबर 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो x बराबर जब 0 यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू जब 0 रख दोगे, भाई x 0 पर y 0 है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो log के अंदर तो 1 ही बचेगा ना, log 1 भी 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 इधर भी 0 इधर भी 0, बस c बच जाएगा। तो इन दोनों से क्या होगा, x बराबर 0 तो y बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो इसको और इंप्रूव करके क्या लिख सकते हैं भाई, ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 log, और यहां से कितना आ जाएगा 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2, ठीक है, बराबर सिर्फ 25x। ये बात अलग है, थोड़ा सा कटपुट जाएगा, और ये हो जाएगा log 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 बराबर 20x। यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो चलो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, यहां तक आ गया। अब क्या दिया हुआ है, अब ये कहा जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट fx की वैल्यू निकालो, मतलब वास्तव में y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट जा रही है। तो डायरेक्टली यहां पर देख के समझ में आ रहा है यार, अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट जा रही है, खुद सोचो भाई, वास्तव में तुम्हें y की वैल्यू का अंदाजा लगाना है अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के पास जा रही है तो अगर ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो रही है, तो ये भी माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा माइनस इनफाइनाइट की तरफ चलता चला जा रहा है। और ये तब जाएगा माइनस इनफाइनाइट के पास जब ये पूरा का पूरा जब 0 की तरफ जाए। भाई खुद सोचो, log x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। अगर x की वैल्यू 0, ये मैं log x के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा भी अधिक है ना, तो ये माइनस इनफाइनाइट के पास चला जाएगा। तो log की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट अगर आती है तो log के अंदर जो कुछ लिखा हुआ वो 0 के नजदीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के पास जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट जा रही है। तो जब ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा, जाहिर सी बात है ये 0 के करीब जाएगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा। और जब ये 0 के पास जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 5y माइनस 2 की वैल्यू 0 के करीब जाएगी, तो मतलब y की वैल्यू कितनी जाएगी 2/5।
सीधा सीधा दिख रहा है कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.4। ठीक है, ये हम इक्वल टू 0.4 तो लिख दे रहे हैं, वास्तव में ये 0.4 के करीब जा रही है, ऐसे कह दो। जब ये माइनस इन्फिनिटी के पास जा रहा है तो ये 0 के पास जाएगा, और जब ये 0 के पास जाएगा तो y की वैल्यू 0.4 के पास जाएगी। और चूंकि लिमिट की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी लिमिट की वैल्यू लिखनी है, तो इसकी वैल्यू हम क्या सीधा कह देंगे, 0.4। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू है वो 0.4 की तरफ जा रही है, 0.4 के करेक्ट बराबर नहीं है ये fx, 0.4 के पास जा रहा है। जैसे sin x अपॉन एक्स की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन एक्स की वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं, पर वास्तव में वो 1 नहीं होता है, वो 0.99999 sin x अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है ना, अगर x की वैल्यू बहुत कम हो 0 के करीब, तो इसकी वैल्यू लगभग 0.99999 ऐसे करके आता चला जाता है। ठीक है, और जब हम लिमिट लगाते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये जो चीज बनना चाहता है वही लिख देते हैं। ये 1 बनना चाहता है तो टेंडिंग वैल्यू 1 है, टेंडिंग वैल्यू 1 है। तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट fx की टेंडिंग वैल्यू 0.4 है, तो लिमिट का आंसर 0.4 है। ठीक है, ये 0.4 की तरफ जा रहा है, 0.4 बनना चाहता है, तो 0.4 बनना चाहता है, 0.4 इज द आंसर ऑफ लिमिट। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है 0.4 के बराबर होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? चलो, तो लिमिट्स का ये क्वेश्चन थोड़ा, मतलब लिमिट्स का कुछ डाल दिया गया था इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आपने सॉल्व कर लिया। और एक तरीका और था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप एक काम करते जो है दिस बराबर e⁻20x लिख करके, और फिर यहाँ पर जो है y की वैल्यू बना लेते, यहाँ पर 2 केस बना लेते, 5y-2, या मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो केसेस बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू जब x के फॉर्म में आ जाएगी तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट करके भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। मगर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अगर इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के पास जा रही है तो इसकी वैल्यू 0 के पास जाएगी, और जब ये 0 के पास जाएगा तो y की वैल्यू 0.4 के पास जाएगी, और जब 0.4 के पास जाएगी तो लिमिट का आंसर 0.4। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये कॉनिक सेक्शन से पूछा गया है, अलाइन y बराबर mx प्लस 1 इंटरसेक्ट द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 एट द पॉइंट P एंड Q। एक y बराबर mx प्लस 1 एक लाइन है, एक सर्कल को 2 जगह काटे P और Q पर। ठीक है, हाँ, एक सर्कल दिया हुआ है, ऐसे एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन इसको 2 जगह पर काटे, तो y बराबर mx प्लस 1 है, ये इसको 2 जगह पर काटे P और Q पर। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है ना, तो क्या दिया हुआ है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, और ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, -3 -2। ठीक है, अच्छा, तो क्या और दिया हुआ है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट -3/5। ठीक है, ये -3/5 है x कोऑर्डिनेट, तो जब x कोऑर्डिनेट -3/5 है तो -3/5 m प्लस 1 y कोऑर्डिनेट होगा। भाई x की वैल्यू जब -3/5 है तो y की वैल्यू ये होगी, अच्छी बात है। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट -3/5 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, यही आपको निकालना है। तो डायग्राम ये है, क्लियर हो गया। इस डायग्राम में क्या कहा जा रहा है, मतलब y बराबर mx प्लस 1 ने इस सर्कल को 2 जगहों पे काटा, P और Q पर। PQ का मिडिल पॉइंट ये है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो x की वैल्यू रख करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो अब आपको बताना है m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो बच्चों, इसका स्लोप m है तो पक्की बात है इसका स्लोप कितना होगा, जाहिर सी बात है -1/m होगा। इस भाई, अगर इसका स्लोप m है, दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 1, तो इसका स्लोप -1/m होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसका स्लोप -1/m है, तो चलो स्लोप वाला फॉर्म लगाते हैं। तो -3/5m प्लस 1 और -2 है ना, तो +2 जाएगा, और नीचे -3/5 और -3, इसकी वैल्यू -1/m। बस इसी को सॉल्व कर लो, m की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, तो -3/5m और यहाँ पे +3। ठीक है, और नीचे कितना जाएगा, 18/5 है ना, बराबर -1/m। तो चलो माइनस माइनस तो काट ही दो, है ना,
अच्छा, और कुछ हो रहा है इसमें? यहाँ पर हो रहा है -3m + 15 अपॉन, और ये 5 भी कट जा रहा है, अपॉन 18 बराबर 1/m। करेक्ट, देखो ध्यान से, सही है। -3m + 15 अपॉन 18, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, -3m² + 15m बराबर 18, ठीक है। और अब यहाँ पर -m² + 5m बराबर 6, या m² - 5m + 6 बराबर 0, और m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू m-2 और m-3 बराबर 0, तो मतलब m बराबर 2 और 3, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 और 3 आ रही है, तो देखो m की वैल्यू 2 और 3 के हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेट हो जा रहा है? तो m बराबर 2 और 3, ठीक है, 2 नहीं है इसमें, हाँ 2 और 3 दोनों ही नहीं है, 2 और 3 इसमें भी नहीं है, 2 और 3 इसमें है, बस हो गया काम खत्म, और 2 और 3 इसमें नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो सिंपली इसको ऑब्जर्व करके बता देना था कि क्या आंसर है। एम की वैल्यू आ गई, और इससे देख करके आपको पता लग गया कि एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में ही हो रही है। तो चलो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को लगवाए, और इन सभी क्वेश्चंस में कुछ भी खास नहीं था, सब वैसे ही क्वेश्चन है जैसे तुम लगाते आए हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। और सही बात भी है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें इतने सिंपल मिल जाते हैं कि आप अगर उन्हें करके चले आओ तो आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।